आवाज़ आ रही है? दोस्तों नमस्कार, मैं बीवी तिवारी एके एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी कलाविद साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग अपनी क्लास में तत्व को देखें, कला के तत्व के बारे में आज हम लोग देखेंगे। देख लीजिए, कला के तत्व के बारे में देखेंगे। ये ऐसा है कि जब हम किसी चित्रकला का निर्माण करते हैं या किसी चित्र को बनाते हैं तो उनमें जिस तरह से हम लोगों ने कला के अंग को देखा था उसी तरह से कला के तत्व भी हैं। और उन तत्वों में जैसे कला के 6 अंग थे, उन्हीं उसी तरह से कला के 6 तत्व भी हैं। अंगों के समान ही इनका भी महत्व उतना ही है जितना कि कला के अंग खड़ांग था, उतना ही कला के तत्वों का भी महत्व है। कला के तत्व जिस तरह से किसी चित्र के निर्माण में कला का हर चीज़, रंग रूप रेखा तान अंग जितने थे, खड़ांग का वर्णन था, उसी तरह से कला के रूप में तत्वों का महत्व है। और तत्वों के रूप में कोई भी ऐसा तत्व, चाहे वह रेखा हो, रूप हो, रंग हो, तान हो, बयन है, अंतराल है, ये सभी जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर इनके बिना किसी चित्र का निर्माण किया जाता है तो वो चित्र कहीं ना कहीं बेमेल हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कला के तत्व, आज की क्लास यही रहेगी। अब ये जो है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे जितना भी एग्जामिनर बचे, लेकिन यह समझ लीजिए कि यह कला के रूपांकन की यूनिट का यह जान है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे, चाहे वह रंगों से लेकर हुआ हो या फिर रेखा के विभिन्न से हो या फिर जो है पोत, धरातल या अंतराल। यहीं से कला के जो है विशिष्ट रूप से जो है आपकी शुरू होती है। यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किन क्वेश्चनों के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी रहनी है और कहाँ से आपको क्वेश्चन के बारे में वो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन निकल कर आते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण, चाहे वह टीजीटी हो या पीजीटी हो या एलटी हो, यूजीसी, किसी भी एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 2 क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं, चाहे वह रेखा से या रंग से या फिर तान बयान, किसी भी तत्वों से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आइए अपनी क्लास पर आते हैं देखते हैं कि क्या कला के रूप में कला के तत्व, कला के तत्व, इन्हीं कला के तत्वों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। कला के तत्व के बारे में आज हम लोग देखेंगे। कैसे कि कला के तत्वों के बारे में कि कला के कितने तत्व हैं। जिस तरह से हम लोगों ने खड़ांग को देखा था उसी तरह से कला के तत्व कितने हैं, तो 6 तत्वों का विशेष रूप से अवलोकन हम लोग करेंगे। ये 6 तत्व हैं और इन 6 तत्वों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से ये 6 तत्व हैं। पहला जो है आपका जो सबसे प्रमुख तत्व है वह रेखा है। क्या है? रेखा। यह आपका पहला तत्व है। दूसरा तत्व है जिसे रंग कहते हैं, दूसरा तत्व है रेखा, रूप है। रूप यह है आपका दूसरा तत्व है। रूप, इसे आकृति भी कह सकते हैं, आकृति भी कह सकते हैं, फॉर्म भी, इंग्लिश में इसे फॉर्म भी कहते हैं। तीसरा तत्व आपका है जिसे रंग कहते हैं, रंग, या इसे कलर भी कह सकते हैं या इसे वर्ण भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। रेखा, रूप, रंग, तान, चौथा जो तत्व है उसे तान कहते हैं। टोन जिसे आप कहते हैं, इंग्लिश में टोन कहते हैं, उसी को तान कहते हैं। 5वां अंग है बयन जिसे कहते हैं। इस बयन या इसे धरातल या टेक्सचर या पोत भी कह सकते हैं। क्या? पोत भी कह सकते हैं। 5वां और 6ठा तत्व जो इंपॉर्टेंट है वह 6ठा तत्व उसे अंतराल कहते हैं, अंतराल या स्पेस कहते हैं। ये 6 तत्व हैं और इन्हीं 6 तत्वों के बारे में आज हम लोग वर्णन करेंगे। इन्हीं 6 तत्वों के बारे में हम लोग आज विधिवत वर्णन करेंगे, कैसे जो है इनके बारे में हम लोग जानते हैं।
रेखा जैसा कि आप जानते हैं इसे लाइन से भी इंगित किया जाता है, लाइन। रूप इसे फॉर्म से जानते हैं, फॉर्म, आकृति। रंग जिसे कलर के जानते हैं, कलर के रूप में जानते हैं। टोन जिसे टोन कहते हैं और यह तान होता है, जिसे टोन के रूप में जानते हैं। बयान या इसे टेक्सचर के रूप में जानते हैं, टेक्सचर के रूप में जानते हैं। टेक्सचर मतलब धरातल के रूप में, और स्पेस, स्पेस के रूप में इसे जानते हैं, अंतराल। इसे टेक्सचर भी कहते हैं, धरातल भी कहते हैं, स्थान भी कहते हैं, बयान भी कहते हैं, पोत भी कहते हैं। इन सभी रूपों में इसे जानते हैं। ये कला के 6 तत्व हैं। दोस्तों 6 तत्वों के रूप में जिस तरह से, अब ये कहेंगे कि सर 6 ही क्यों होते हैं, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर ये आप पूछ रहे हैं कि 6 ही क्यों होते हैं, तो ये कुतर्क होता है। लेकिन अगर मान लीजिए मन में उत्कंठा आती ही है, तो भी जो है हम जिस चीज़ को जो है, किसी चित्र को बनाते हैं, तो उनमें क्या क्या प्रयोग होता है, उसी को जो है आप ले सकते हैं तत्वों के रूप में। जैसे आप जब चित्र बनाते हैं तो उसके लिए जो है आपको स्थान चाहिए ना, यह धरातल यानी कि पोत चाहिए। किस पर बनाएंगे, जो पर बनाते हैं उसी को धरातल या पोत कहा जाता है। दूसरी मेन बात, उसके बाद जरूरत क्या होती है, जिस धरातल पर बनाते हैं उस धरातल पर अंतराल होना चाहिए ना, कितनी दूरी में। जैसे मान लीजिए यह आपका धरातल है, पोत है, तो अब इस पोत पर हम कितनी दूर में लिख रहे हैं, इतनी दूर में लिख रहे हैं जितनी दूर में बोर्ड है उसमें। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं यहाँ जाकर लिख रहा हूँ या यहाँ घुस के लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यही जो है अंतराल है, यानी कि कलाकार का कार्य क्षेत्र अंतराल कहलाता है। यानी कि जितने दूर में लिखावट हो जाए या चित्र बने उसी को अंतराल कहते हैं। लेकिन जो है अब उसके बाद हम किससे उसे चित्र को बनाते किससे हैं, तो किससे जो है रेखा से बनाते हैं। यानी कि पहले, सबसे पहले ऐसा तो नहीं कि कोई जादू मारा बन गया, ऐसी बात नहीं। हम उसे किसी न किसी माध्यम से बनाते हैं। माध्यम क्या है, रेखा है, यह रेखा। और उस रेखा के बाद जब चित्र में रूप को जो रेखा बनाते हैं, तो रेखा, जब रेखाएं, कई रेखाएं मिलकर किसी संरचना की करती हैं, तब वह रूप कहलाता है। और उस रूप को जब आकृति प्रदान हो जाने के बाद उसे सजावट के रूप में उसके रंग दिया जाता है कि गोरा है कि काला है कि लाल है कि पीला है, तब उसे रंग कहते हैं, उसे वर्ण कहा जाता है। उसके बाद इन्हीं वर्णों को किस टोन में बनाया जाता है कि यानी उस वर्ण जो उसका है, कोई कितना काला है, बहुत काला है, कौवे के समान है, या फिर कोई जो है हल्का सांवला है, या फिर कोई गोरा है या कोई भूरा है। तो इन सभी रूपों में जो है जिसका उसका टोन मिलता है, उसी को रंगों के बल जो होते हैं, उसकी गहराई और हल्कापन जो है उसे टान के रूप में जानते हैं। ये तो आपके रेखा के रूप में था, यानी कि कला के तत्वों के रूप में था। अब इनका परिचय जान लेते हैं कि कैसे इनके परिचय के रूप में। सबसे पहले रेखा का ही अध्ययन करेंगे। तो कला के तत्वों के रूप में ये खासकर परिचय अगर देखते हैं, परिचय, तो इसका परिचय के रूप में तत्वों का सर्वप्रथम तत्व जो थे, यह इसका उल्लेख, जो रेखा कला के तत्व हैं, ये प्राचीन काल से ही इनका उल्लेख मिलता आया है, शाश्वत है। ऋग्वैदिक काल से इनका परिचय है। लेकिन हमें खासकर जब मिले तो ये हमें काम सूत्र के रूप में मिलते हैं। किसमें जो है इनकी आकृति मिलती है, काम सूत्र के, काम सूत्र से इनका सर्वप्रथम परिचय हमें मिलने लगता है। क्योंकि इनमें परिचय तो मिलता है काम सूत्र से, लेकिन इनका बृहद वर्णन जो है वह चित्र सूत्र में मिलता है। यानी कि जो इसे बृहद वर्णन है वह चित्र सूत्र में इनका विस्तृत वर्णन दिया गया है। कारण क्या है कि चित्र सूत्र में सबसे पहले रेखा आकृतियों का वर्णन हमें मिलता है कि कैसे जो है इनके कितने प्रकार हैं, इन रेखाओं को क्या क्या कहते हैं, इन सभी के बारे में देखते हैं। तो ये जान लीजिए कि सबसे पहले, और काम सूत्र के बारे में मैंने आपसे बताया ही है कि काम सूत्र क्या है, चित्र सूत्र क्या है, चित्र सूत्र के बारे में भी मैंने कल बताया था। तो यही चीज़ें जो है अब हम एक एक देखते हैं कि कैसे जो है परिचय के रूप में कला जो है, यह आप समझ लीजिए कि जो कला है यह आपकी रेखाओं से, यानी कि इसकी विशेषता क्या है, कला की जो है अभिव्यक्त किससे होती है, यानी कि
जो है अभिव्यक्ति का मूल आधार क्या है, तो अभिव्यक्ति के किस रूप में होती है, तो अभिव्यक्ति जो होती है, जो अभिव्यक्ति का मूल आधार, अभिव्यक्ति का मूल आधार क्या है, अभिव्यक्ति की मूल आधार कला है, अभिव्यक्ति का मूल आधार कला है, ये अभिव्यक्ति का मूल आधार है। यानी कि अभिव्यक्ति का मूल आधार रेखा है, क्या है, रेखा, अभिव्यक्ति का मूल आधार रेखा है, रेखा, यही जो है लाइन जिसे कहते हैं वह अभिव्यक्ति का मूल आधार है। यानी कि सबसे पहले जब कभी भी किसी चाहे वह प्रागैतिहासिक काल रहा हो या कोई भी काल रहा हो, लेकिन सबसे पहले किसके माध्यम से शुरू हो, तो यही कला के माध्यम से, यानी रेखा के माध्यम से शुरू होगी। रेखा ही वह मूल आधार है जिससे कला की शुरुआत होती है। रेखा के बारे में देख लेते हैं कि परिचय के रूप में, तो रेखा पहला जो तत्व है उसे रेखा के रूप में हम लोग देखते हैं। रेखा, रेखा के रूप में इसे लाइन के रूप में देखते हैं, लाइन भी कहा जाता है, और इसी लाइन को हम लोग आज देखेंगे। खासकर कला का मूल आधार, कला का मूल आधार रेखा ही है, रेखा है, यानी कला का मूल आधार रेखा है। यानी कि इसकी विशेषता बहुत प्राचीन है। कला को जो है तीन, पहले जो है यह कला जो थी इसका आधार विशेषता क्या है, तो कला की विशेषता, यानी कला सबसे पहले काम धर्म पर आधारित है। किस पर जो है, कला धर्म पर आधारित है, धर्म पर आधारित है, कला धर्म पर आधारित है। और कला का मूल आधार रेखा है, तो कला आधारित किस पर है, धर्म पर, क्योंकि धर्म ही शाश्वत है और धर्म से ही कला की शुरुआत होती है। लेकिन चित्रकला का जो वर्णन आता है, चित्रकला का जो वर्णन आता है, वह चित्रकला किस पर आधारित है, यह काम पर आधारित है। काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष होते हैं ना, उन्हीं काम पर आधारित है, आधारित है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ये हमेशा कभी न कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं, और जब पूछे जाते हैं तब वहाँ पर हमें की दिक्कत होती है। इसलिए छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। इसी बेस पर रेखा के रूप में जब हम आते हैं, तो सबसे पहले चित्रकला के रूप में जिसका प्रयोग हुआ, सर्वप्रथम, यानी कि सर्वप्रथम जिसका प्रयोग किया गया, सर्वप्रथम रेखा का प्रयोग किया गया। यानी रेखा का प्रयोग सर्वप्रथम रेखा का प्रयोग चित्रकला में किया गया, चित्रकला में किया गया। अर्थात चित्रकला में सर्वप्रथम रेखा का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि इसका प्रयोग सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे बताया था कि चित्रकला का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल से ही शुरू है। यानी प्रागैतिहासिक काल में ही चित्रकला का प्रयोग किया जाता था। यानी कि सबसे पहले जब प्रागैतिहासिक काल का मानव चित्रकला के रूप में जब शुरुआत किया, तो उसने जो है रेखा का प्रयोग सबसे पहले किया, क्योंकि अंगुलियों से उसके पास और कुछ था नहीं, अंगुलियां सी थी, तो गीली भित्तियों पर जब भी वो कोई फिंगरप्रिंट बनाता था तो हाथ से अंगुलियों से ही खींचता था। बाद में वह उसे चाक और खड़िया और गेरू का प्रयोग करने लगा, और उसी के रूप से जब अपने में होता तो अंगुलियों से जो है बनाता। अभी भी हम कभी भी जाते हैं रेत उत में, जो है जैसे गाँव के तो बैठते हैं, तो वहाँ लकड़ी कहाँ खोजेंगे या ब्रश कहाँ खोजेंगे, तो हम अंगुलियों से ही कुछ ड्राइंग करने लगते हैं या कुछ लिखने लगते हैं। ये आदत होती है, हाथ चंचल होता है ना, तो उसी से यही कारण था कि रेखा सर्वप्रथम चित्रकला के रूप में रेखा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। रेखा जो है दो बिंदुओं, यानी कि रेखा के प्रारंभ कैसे होता है, तो कई बिंदु मिलकर
रेखा का निर्माण करते हैं, रेखा का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, कई बिंदु मिलकर रेखा का निर्माण करते हैं। अब जैसे एक बिंदु है और दो बिंदु है, ये दोनों बिंदुओं के बीच जो है की दूरी जो है वह रेखा कहलाती है। लेकिन इन्हीं बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा तो जरूर कहते हैं, लेकिन इन बिंदुओं के आपसी एक बिंदु है, रेखा में क्या है, कई बिंदु छोटे छोटे डॉट मिलाएंगे तो रेखा हो जाता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है, लेकिन इन जो बिंदु हैं इनके बीच की अगर मिलाया ना जाए तो इनका आभासी दृष्टिकोण यह इस बिंदु एक और बिंदु दो के बीच की, जैसे बिंदु एक और बिंदु दो, यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आभासी रेखा कहलाती है, रेखा, या इन्हीं को अनुभूति रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभूति रेखा कहते हैं, अनुभूति रेखा कहते हैं। तो ये रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है अनुभूत रेखा कहलाती है, अनुभूत रेखा है। और दो बिंदुओं के आभासी, यानी दो बिंदुओं को ना मिलाया जाए तब अनुभूत रेखा है, लेकिन अगर उन बिंदुओं को मिला दिया जाए तो वह क्या कहलाई? रेखा कहलाती है। अर्थात रेखा की परिभाषा क्या हुई? दो बिंदुओं के बीच परिभाषा, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है, रेखा कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। अब ये आपकी परिभाषा, सार्वभौम परिभाषा किसकी? रेखा की क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। ये पूछा भी गया है, टीईटी में भी पूछा गया है, और यही जो है सबसे रूप में पूछा गया है। तो जितने भी जो दोस्त जुड़े हुए हैं अपने दोस्त में शेयर कर लेंगे और लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे क्लास को, जिससे कि आपको जो है और भी दोस्त आपके जुड़ जाएं जो है। तो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए जो है, जिससे कि बच्चे जुड़ जाए जो है। ठीक है, आइए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है, और इन्हीं रेखा के माध्यम से आपकी किसी भी चित्र के पहला यह तत्व है कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? रेखा से होती है। खासकर अब रेखा के जो है प्रकार किससे हैं, इसके बारे में देखेंगे कि किन कौन से भेद कैसे कैसे आपको रेखा से मिलते हैं जो है। खासकर जो अनुभूत रेखा की मैंने अभी बात की तो उसे इंग्लिश में फेल्ट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेल्ट लाइन के रूप में उसे जानते हैं। और यह जो है हमेशा आपसे एक क्वेश्चन इसमें अनुभूत रेखा और दो बिंदुओं के बीच की रेखा परिभाषा भी आपसे यह पूछा गया है। तो सभी जो है खासकर यहाँ से आपको आती है। अब आपको जो है यह देखना है कि रेखा के प्रकार के रूप में देखना, रेखा के कितने प्रकार हैं, यानी कि रेखा जो यह सरल रेखा है, यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। रेखा के दो प्रकार हैं, रेखा के दो प्रकार हैं। एक सरल रेखा और दूसरा जो है उसे वक्र रेखा कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। सरल रेखा और वक्र रेखा, ये दो रेखा है। सरल रेखा क्या होती है और वक्र रेखा क्या है? सरल रेखा, जब आप कोई रेखा खींचते हैं सीधी रेखा, उसे सरल रूप में कहते हैं, यानी कि सीधी रेखा चलती जा रही है। लेकिन वक्र रेखा, वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, और जब आप किसी रेखा को निर्माण करते हैं और उसकी आकृति ऊट पटांग टेढ़ी मेढ़ी चलती है, तब उस रेखा को वक्र रेखा के रूप में कहते हैं। वक्र रेखा यानी कि जिसकी आधार पर जो है वह चलती है, उसको आधार पर हमेशा अपने क्रम को बदलती रहती है, उसे वक्र रेखा कहते हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सुषमा जी, अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए। क्लास 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, और लगभग 7 बजे से जुड़ जाया करिए। ठीक है,
सभी लोग जो है जितने भी हैं अपने ग्रुप में शेयर कर लें। तो वक्र रेखा कहलाती है। वक्र रेखा, रेखा के दो भी प्रकार हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। यह तो आपकी जो है रेखा के प्रकार है, कैसे जो है सरल रेखा और वक्र रेखा के रूप में देखा जाता है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी जो है कर लेंगे जो है अपने में। लेकिन ये है कि जब आप किसी भी रेखा के रूप में सरल रेखा और वक्र रेखा में करते हैं तो इसके पहले क्या था, प्राचीन काल में एक पुस्तक थी चित्रसूत्र। मैंने आपसे बताया था कि चित्रसूत्र में भी प्रकार दिए गए हैं, चित्र सूत्र में भी प्रकार दिए गए हैं। चित्रसूत्र वह रचना है, यह ग्रंथ है, और चित्रसूत्र में रेखा के 3 प्रकार बताए गए हैं। रेखा के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं। रेखा के 3 प्रकार बताए गए हैं। 3 प्रकार हैं। पहला जो है वह है खासकर जो रेखा के जो है पत्र वर्तना, या रेखा के जो 3 प्रकार बताए गए हैं उसमें जो है पत्र वर्तना यानी कि पत्ते के समान जो है। पहला जो है क्या है, उसे पत्र वर्तना कहते हैं। पत्र वर्तना यानी कि यह पत्ते के समान होती है। दूसरी जो इस प्रकार है उसे जो है अहेरिक वर्तना, क्या कहते हैं? अहेरिक वर्तना कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है उसे बिंदु रेखा कहते हैं या बिंदु वर्तना कहते हैं। मैंने आपसे बताया था कि वर्तना का तात्पर्य होता है छाया। छाया को वर्तना कहते हैं। जब पत्र वर्तना यानी कि छोटे छोटे पत्ते के समान, यानी कि पत्ते के समान रेखा हो तो उसे पत्र वर्तना कहते हैं। अहेरिक रेखा वो होती है जो कटी फटी चलती है सीधे, उसे कहते हैं। और जब बिंदु वर्तना छोटे छोटे बिंदुओं से बनाकर की जाती है उसे बिंदु वर्तना कहते हैं। जैसे ये है तो इसमें क्या है कि डॉट 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 करके जब चलेंगे तब उसे बिंदु कर। जब हम अपना चित्र बनाते हैं तो दोस्तों उसमें एक करते, कभी कभी हम सपाट रेखा से ना खींचकर बिंदु बिंदु डाट करते हैं, फिर बाद में उसको मिला लेते हैं। तो इस रेखा को बिंदु वर्तना के रूप में कहते हैं। ये चित्रसूत्र के अनुसार रेखा के 3 प्रकार हैं और इन 3 प्रकारों में खासकर बिंदु वर्तना का प्रकार आप देख सकते हैं। तो ये जो है बिंदु वर्तना, पत्र वर्तना, अहेरिक वर्तना और बिंदु वर्तना के रूप में रेखा के जो है 3 प्रकार बताए गए हैं। यह चित्रसूत्र की बातें हैं, जो है चित्रसूत्र की बातें हैं। लेकिन इसी रूप में जब आप रेखा के अन्य प्रकारों में जाते हैं कि रेखा के, तो खासकर आपको रेखांकन के दृष्टिकोण से 3 प्रकार, जो पत्र वर्तना, अहेरिक वर्तना है उसको तो हम लोग देखे ही हैं, लेकिन अंकन के आधार पर जब आप अंकन करते हैं या रेखांकन करते हैं तो अंकन के आधार पर भी रेखा के 2 भेद हैं। अंकन के आधार पर, किसके? अंकन या रेखांकन, अंकन के आधार पर रेखा के 2 भेद हैं। किसके? रेखा के 2 भेद हैं। 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? 2 भेद हैं। एक तो जो है औपचारिक रेखा, औपचारिक रेखा, और दूसरा भेद इसका है अनौपचारिक रेखा, अनौपचारिक रेखा। अब 2 भेद हैं, औपचारिक रेखा और अनौपचारिक रेखा। इन रेखाओं में औपचारिक रेखा उसे कहते हैं जिसके अंकन में यंत्रों का प्रयोग किया जाए, यानी इसे यांत्रिक रेखा कहते हैं, यांत्रिक रेखा कहते हैं। उसी तरह से औपचारिक रेखा जो यंत्रों से खींची, यानी कि यांत्रिक रेखा, यानी कि यंत्रों से खींची जाए, यंत्रों से खींची गई रेखा यांत्रिक रेखा कहलाती है। उसी प्रकार से अनौपचारिक रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो हाथ से खींची गई हो, हाथ से
से खींची गई रेखा हो, खींची गई रेखा, खींची गई रेखा, यानी कि हाथ से, जब सरल हाथों से बनाई गई रेखा होती है उसे हम लोग अनौपचारिक रेखा कहते हैं। अनौपचारिक का मतलब होता है कि जब आप किसी रेखा को अपने सीधे हाथों से खींचकर बनाते हैं तब वो उसमें आते हैं। इसमें लोच होता है ना इन रेखाओं में जो हाथ से खींची जाती हैं, इन रेखाओं को लोचदार रेखा कहते हैं, या इनमें आपके हाथों से रेखा का प्रभाव होता है। लेकिन जब वही औपचारिक रेखा, जब यांत्रिक रेखा कहते हैं, जब किसी जैसे फिट से खींची जाए, जैसे फिट से आपने रख दिया और एकदम बिल्कुल खींच दिया, तो पैरेलल एकदम सशक्त रेखा, इसी कठोर रेखा कहते हैं। यह जो है, क्योंकि इसमें ना तो कोई लोच है ना तो कोई सीधा टेढ़ा ऐसी कोई बात नहीं, यह कठोर रेखा, यानी कि एक लय में एक सीधी से चलेगी जो है तीर की भांति, तो यह कठोर यांत्रिक होती है। लेकिन जब हम किसी रेखा को हाथों से खींचते हैं, हाथों से खींचते हैं, तो वो रेखा आपकी लयात्मक रेखा कहलाती है, यानी उसमें लय होता है, उसमें लावण्य होता है। यही चीज़ औपचारिक और औपचारिक में है। इसको सीधे से इस तरह भी समझ लेते हैं, औपचारिक व्यवहार और अनौपचारिक व्यवहार। औपचारिक व्यवहार क्या होता है, जब हम किसी से जो है सीधे लेटर के माध्यम से, और सर कैसे हैं, तो कहता है ठीक है सर, मिलने का यह तरीका, यानी कि जब ऑफिसर मिलने जय हिंद सर, बिल्कुल जय हिंद जो है, तो ये होता है। लेकिन जब अपने घरेलू अंदाज मिलते हैं, अनौपचारिक रूप से मिलते हैं, का हो यार, कैसे हुआ, ठीक हुआ, मतलब ये चीज़ें मिलने का अंदाज होता है। तो औपचारिक अनौपचारिक, औपचारिक वह होता है जो यांत्रिक, यानी कि आपसे सिर्फ औपचारिक होता है, लेकिन अनौपचारिक मेल मिलाप की बातें होती हैं। यही दोनों में अंतर होता है। रेखाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है इस आधार पर, तो देखा। लेकिन प्रभाव के आधार पर जो है, दिशा के आधार पर रेखा कितनी है, दिशा के आधार पर रेखा के भेद, दिशा के आधार पर, अर्थात किस दिशा, रेखा की कौन सी दिशा होगी, इसके आधार पर भी रेखा के भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद है इसमें, 3 भेद, रेखा के भेद कितने हैं, भेद 3 प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, सबसे पहला जो रेखा के भेद के रूप में है, उसे हम पहला जिसे कहते हैं लंबवत रेखा, लंबवत रेखा। अब लंबवत रेखा जो है, यह रेखा का दिशा के रूप में, यानी कि जो रेखा सीधी चलती हो, जो रेखा सीधी पैरेलल चलती हो, उसे लंबवत रेखा कहते हैं। कैसे चलती है, सीधी रेखा चलती है, लंबवत रेखा करती है, वर्टिकल लाइन जिसे कहते हैं, उस रेखा को लंबवत रेखा कहा जाता है। और यह दिशा के आधार पर, यानी कि लंबवत रेखा कैसी, ऐसे सीधे चलती हो, उसे वर्टिकल रेखा या लंबवत रेखा कहते हैं। इसी बेस पर जो है लंबवत रेखा। दूसरी जो रेखा है उसे हॉरिजॉन्टल रेखा कहते हैं, या इसी को लंबवत रेखा या हॉरिजॉन्टल रेखा के रूप में कहते हैं, या आपको हिंदी में क्षितिज रेखा कह सकते हैं। किस रेखा के रूप में, क्षितिज रेखा, क्षितिज रेखा या क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षितिज रेखा कहते हैं, या क्षितिज या क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, यानी कि पैरेलल, लेटी हुई रेखा जिसे कहते हैं, पैरेलल रेखा कहते हैं, जो कि यह है क्षितिज रेखा या पैरेलल रेखा इसे कहते हैं। ये हमेशा दिशात्मक रूप में 2 दिशाओं का इंगित करती है। यह ऊपर से नीचे लंबाई में चलती हैं, आकाश पाताल के रूप में, और यह क्या है, क्षितिज में एक दूसरे दिशा के रूप में चलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं रेखा का। तीसरी जो रेखा होती है उसे जो है डायगोनल रेखा कहते हैं, कर्णवत रेखा, एंगुलर नहीं, कर्णवत रेखा। कैसे जो है, इसे कर्णवत रेखा कहते हैं। अब कर्णवत रेखा जो है डायगोनल है, यह कर्णवत रेखा होती है, यानी तिरछी रेखा। यह किसी दिशा के संपूर्ण आधार पर नहीं, दिशा के कोने के आधार को पकड़ती है। जैसे मान लीजिए, अब समझ लीजिए यहाँ पर कि ये आपके एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर रेखा को आपको बनाना है। तो वहाँ पर दिशा के आधार पर यही 3 रेखाएं हैं, लंबवत हैं, क्षैतिज हैं, कर्णवत है। लंबवत रेखा किसे कहते हैं, जिसे
ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं या लंबवत रेखा भी कह सकते हैं जो है, और यह क्षितिज रेखा और कर्णवत रेखा। लंबवत रेखा कहते हैं तो इसी रेखा पे जब हम आप ऊपर से नीचे चलते हैं तब हम उसे लंबवत रेखा कहते हैं, ठीक। लेकिन जब हम क्षैतिज रेखा पर चलते हैं, क्षितिज रेखा पर, तब हम इस तरह से चलते हैं, यानी दो दिशाओं को जो मिलाते हैं तब उसे क्षितिज रेखा यानी लेटी हुई रेखा। और उसी तरह से जब हम कर्णवत रेखा किसी दिशा का आधार न लेकर उसके कोने के आधार को लेकर चलते हैं तब उसे क्या कहते हैं, कर्णवत रेखा के रूप में कहते हैं। ये रेखा के प्रभाव के रूप में है। इसी तरह से ये रेखा के प्रकार के रूप में 3 रेखाओं का आप देख सकते हैं। ये दिशा के आधार पर रेखाओं के 3 प्रकार हैं कि इनके अलावा कोई और दिशा नहीं होती। अब ये देख लेते कैसे नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए इसके अलावा कोई और रेखा नहीं हो सकती जो है, कर्णवत करेंगे तो भी कोई भी दिशा में। उसी तरह से जैसे मान लीजिए आप बनाते हैं तो कोई भी रेखा इसके माध्यम से आप नहीं कर पाएंगे, किसी तरह से कोई भी होगी वह 3 ही रेखा के रूप में, चाहे इधर से करिए या 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 यहाँ से करिए या यहाँ से करिए, सब कर्णवत या रूप में होगी। कोई ऐसा नहीं है कि आप इन तीनों के अलावा कोई और दिशा दे सकते हो। तो यही जो है दिशा के आधार पर रेखाओं के 3 प्रकार हैं और यही 3 प्रकार आप रेखा के रूप में देख सकते हैं। लंबवत रेखा, क्षितिज रेखा और कर्णवत रेखा के रूप में आप देख सकते हैं जो है। अब रेखा के प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है कि इन रेखा के प्रभाव के रूप में कितनी रेखाएं हैं। रेखा, अब तक हम लोगों ने दिशा के आधार पर रेखा के 3 भेद देखे हैं, अब हम लोग प्रभाव के आधार पर रेखा के कितने भेद हैं उन्हें देखते हैं। तो प्रभाव के आधार पर रेखा के कितने भेद हैं ये देखते हैं कि कौन सी रेखा प्रभाव के आधार पर, प्रभाव के आधार पर रेखा के भेद। अब ये लगभग 7 रूपों में हमें दिखाई देती हैं। 7 रूप इसके हैं। कैसे जो है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहली जो रेखा अभी तक हम लोगों ने तीनों को देखा था, उन तीनों तो रहेंगी ही, उन तीनों के अलावा भी रेखाएं हैं। जैसे लंबवत रेखा, लंबवत रेखा। दूसरी जो है अभी हम लोगों ने बताया कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। तीसरा हम लोगों ने अभी देखा कर्णवत रेखा, कर्णवत रेखा। चौथा हम लोगों ने देखा, चौथी जो इसके प्रकार हैं उसमें जो है कोणीय रेखा होती है, कोणीय एंगुलर रेखा, कोणीय रेखा के रूप में हम लोग देखते हैं। इसे कोणीय रेखा, एंगुलर यानी कि कोण के रूप में होती है। पांचवी जो रेखा है इसे पुंजीय रेखा कहते हैं। एक पुंजीय रेखा इसे कहते हैं, एक पुंजीय रेखा, पुंजीय रेखा, रेडिकल लाइन कहते हैं जिसे, एक पुंजीय रेखा इसे कहते हैं। छठे जो प्रकार है उसमें आपको जो है कर्णवत रेखा जो है वर्तुलाकार रेखा होती है जिसे चक्राकार रेखा भी कहते हैं, या स्पाइरल बेंडिंग के रूप में स्पाइरल रेखा कहते हैं, या वर्तुल रेखा, वर्तुल या चक्राकार रेखा, चक्राकार रेखा के रूप में कहते हैं। इसे जो है खासकर स्पाइरल लाइन के रूप में जानते हैं। 7वां जो है आपका भेद है उसे लावण्य रेखा कहते हैं, या फिर उसे जो है प्रवाही रेखा या लावण्य रेखा के रूप में जाना जाता है। किस में रूप में? तो इसे लावण्य या प्रवाही रेखा भी कहते हैं। प्रवाह यानी तरंगधारी रेखा, प्रवाही रेखा के रूप में इसे देखते हैं। ये 7 प्रकार हैं। जैसे लंबवत रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा को किससे जानते हैं? इस प्रकार रूप में जानते हैं। क्षैतिज रेखा को हम लोग इस रूप में जानते हैं। कर्णवत रेखा को जो कर्ण रूप में ऐसे जानते हैं। कोणीय रेखा के रूप में हम लोग इस कोण के रूप में जानते हैं। एक पुंजी रेखा का जो मानक है, एक पुंजी जैसे एक कोई पुंज है उसके एक रूप में जाती है, यानी कि यह इसके अलग अलग निकलती है। इसी को एक पुंजीय रेखा के रूप में हम लोग जानते हैं।
एक पुंज है, यहाँ से एक पुंज है और उस पुंज से निकलती हुई रेखा एक पुंजी होती है। इस एक पुंजी रेखा के दो रूप होते हैं। एक तो वह जो है वह रेखा जो इसके प्रभाव में आती है, यानी कि उसके सेंट्रीफ्यूगल होती है, और एक सेंट्रीपिटल होती है। सेंट्रीफ्यूगल रेखा वह होती है जो इससे बाहर की तरफ निकलती है। इसके दो भेद हैं, एक पुंजी रेखा के जो है दो भेद हैं। पहला तो जो है एक जो है केंद्रोन्मुखी रेखा मुखी, और दूसरा जो है केंद्र अभिमुखी रेखा, केंद्र अभिमुखी रेखा, ये होती है। यानी कि जब अंदर की तरफ रेखा आती है तो केंद्रोन्मुखी सेंट्रीपिटल कहती हैं, और जब केंद्र से बाहर की तरफ निकलती हैं तो उसे केंद्रोन्मुखी, यानी केंद्र के विमुख होकर निकलती हैं, उससे विपरीत दिशा में चलती हैं। ये इसके एक पुंजी रेखा के दो भेद होते हैं। वर्तुल रेखा का जो है, वर्तुल चक्राकार रेखा यह है, इसे जो है स्पाइरल बैंडिंग कहते हैं। इस रेखा में जो होती है इसका आकार ऐसे 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 ये होता है। इसे जो है चक्राकार रेखा या वर्तुल रेखा कहते हैं। प्रवाही रेखा इसे लयात्मक रेखा कहते हैं। इस रेखा का आधार ये है और ऐसे चलती हुई रेखा को हम लोग प्रवाही रेखा कहते हैं। ये रेखा के 7 प्रकार हैं जो कि प्रभाव के आधार पर हैं, किसका कैसा प्रभाव होता है इस प्रभाव को भी अब हम लोग देख लेते हैं। तो किसका कैसा प्रभाव होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रभाव, अब तक हम लोगों ने रेखा देखा था, अब उसके प्रभाव को देखेंगे। लंबवत रेखा का प्रभाव क्या है? लंबवत रेखा का जो प्रभाव है वह शाश्वत है, शाश्वत या महत्वाकांक्षा, यानी कि महत्वाकांक्षी रेखा होती है। अस्थाई, और इनमें अग्रसर रेखा आगे बढ़ने की होती है, आकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा या आकांक्षा होती है। यह इस जो है एक आगे बढ़ने की, इनमें ललक होती है। इन रेखाओं में जो है आगे बढ़ने की होती है। इनमें आकांक्षा, गौरव जिसे कह सकते हैं, या यशस्वी रेखा आगे बढ़ने की ललक होती है, जो है गौरवशाली होती है। गौरवशाली रेखा, गौरव होता है ये जो है अग्रोन्मुखी होती हैं, अग्रोन्मुखी होती हैं, यानी आगे बढ़ने के रूप में होती हैं। ये कभी स्थिर नहीं, यह अग्रगामी होती हैं, आगे बढ़ने के लिए हमेशा लालायित रहती हैं। इन्हीं रेखाओं में लंबवत रेखा कहते हैं। उसके बाद क्षैतिज रेखा पे क्या है? क्षैतिज रेखा यह आपकी स्थिर रेखा है। कैसी जो है? स्थिर रेखा है। यह शांत रेखा इसे भी कहते हैं, शांत रेखा कहते हैं, यानी कि लेटी हुई रेखा कहते हैं, शांत रेखा कहते हैं, जिसमें कि कोई वो नहीं, पड़े हैं खा के जो है सो रहे हैं कि आप चलिए आगे पढ़ लेंगे। सुबह कौन उठकर 7 बजे सर की क्लास पढ़े, नींद पूरी हो जाए फिर बाद में देख लेंगे जो है। इसीलिए देखते हैं कि जो है बाद में वाचिंग ज़्यादा रहती है, लेकिन जिस समय पढ़ाते हैं सुबह 7 बजे उस समय कोई दिखता ही नहीं, मतलब सभी लोग एकदम सो रहे हैं कि बाद में देखेंगे जो है। शांत रेखा, मौन इसे रेखा कहते हैं, इसे मौन रेखा कहते हैं। यहाँ पे जो है लेटी हुई रेखा इसे कहते हैं, पड़ी रेखा, यानी लेटी हुई रेखा कहते हैं, इसे पड़ी रेखा कहते हैं। यानी जब आलस्य उलस्य का प्रश्न हो ना तो इन रेखाओं का प्रयोग कर देते हैं। इसमें जो है स्थिरता होती है, अस्थायित्व होता है, यानी कि अस्थायित्व होता है। ये जो है स्थिर होती है, स्थिर रेखा होती है, शांत रेखा होती है, मौन रेखा होती है, आलस्य वाली रेखा होती है। ऐसे जब चित्रों को बनाना होता है तो इन रेखाओं का प्रयोग करते हैं जो बिल्कुल एकदम लेटे हुए हैं। लेकिन जिसमें गौरवशाली होता है, जो आकांक्षा होती है, वो रेखा लंबवत होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। कर्णवत रेखा वो रेखा होती है जिसमें गति हो, संघर्ष है, बेचैनी का प्रयोग किया जाए, बेचैनी का जिसमें प्रयोग किया गया हो। बेचैनी हो, ये जो है संघर्ष हो, गति हो, बेचैनी हो,
झुझलाहट हो, झुझलाहट हो, झुझलाहट, लाहट, संघर्ष हो जो है, इन रेखाओं का प्रयोग कर्णवत रेखा के रूप में कहते हैं। किसमें जो है कहते हैं? कर्णवत रूप में। ये तीव्रता भी होती है इनके अंदर, बेचैनी भी होती है इनमें, तीव्र होती हैं, तीक्ष्ण होती हैं, तीक्ष्ण भी होती हैं, तीक्ष्ण भी होती हैं, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण भी, ये रेखाएं तीक्ष्ण भी होती हैं। तीक्ष्ण भी होती हैं। तीक्ष्ण का मतलब होता है, तीक्ष्ण रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जैसे ये चुभने वाली रेखा होती, तीक्ष्ण, बिल्कुल नोक जिनका एकदम नुकीला होता है, ये रेखाएं तीक्ष्ण होती हैं। कोणीय रेखाओं में जो है क्या होता है, ये कोणीय रेखाएं जो होती हैं ये व्याकुलता, इसमें भी व्याकुलता होती है, व्याकुलता होती है, इसमें भी बेचैनी इसमें भी होती है, संघर्ष यहाँ भी होता है, संघर्ष होता है ये जो है व्याकुलता के रूप में और संघर्ष के रूप में ये होती है। इनमें गति तो नहीं होती, लेकिन यह है असुरक्षा की भावनाएं होती हैं, असुरक्षा होती है इसमें। किसकी भावना होती है? असुरक्षा की भावना होती है, यानी कि अपने को अनसिक्योर महसूस करती हैं। कोणीय रेखाएं ये जो है संघर्ष के लिए होती हैं, बिल्कुल इनमें बेचैनी कभी भी जिनमें ये नहीं रहता कि ये किस रूप में अपने को संतुष्ट करें। असंतुष्ट रेखा जिसे कहते हैं, असुरक्षा होती है, असंतुष्ट होती हैं, असंतुष्ट रेखा होती है, संतुष्ट रेखाएं बनाई जाती हैं। उसी तरह से एक पुंजीय रेखा में, जब हम एक पुंजीय रेखा की बातें करते हैं तो इस रेखा में अभिलाषा होती है। एक पुंजीय अभिलाषा, 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 देश प्रेम, स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सी रेखा, क्या प्रभाव है जो देश प्रेम के लिए प्रस्तुत होता है। तो यह ध्यान रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, इसलिए यह ध्यान रखिए कि एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से मिलता है, और यही जो है क्वेश्चन अभिलाषा के रूप में स्वदेश प्रेम होता है। यहाँ पर चूंकि देख रहे हैं तो शक्ति होती है, इसमें शक्ति होती है, शक्ति होती है, यानी शक्ति होती है। इसमें जो है एक शक्ति निकलती है जो कि आपको सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि कई लोगों के संघर्ष में एकजुटता होता है, समूह होता है, यानी शक्ति होती है, एकजुटता होती है, एकजुटता, जुटता होती है। इसमें अस्थायित्व होता है, अस्थायित्व यहाँ भी होता है, इसमें शक्ति होती है। यह जो है आपको अभिलाषा के रूप में, देश प्रेम में शक्ति के रूप में प्रदर्शित होती है, उज्ज्वल रहता है। अन्य रूप में वर्तुकाल काल रेखाएं जो है, वर्तुकाल, इसमें गति भी, इसमें भी होती है, गति भी होती है। इसमें जो वर्तुकाल काल या चक्राकाल, स्पाइरल बेंडिंग के रूप में होती है जो है, उसमें जो है खासकर गति, समर्पण, भ्रम, गति, समर्पण, भ्रम, भ्रम, और जालसाजी, जाल, जाल आदि ऐसे रूपों में होती है जो ये चक्राकार या वर्तुल रेखाएं का प्रयोग करती हैं। लेकिन ये जो एकजुटता, अभिलाषा, ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक पुंजीय रेखाओं में होता। प्रवाही रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनमें प्रवाह होता है, यानी कि यह लावण्य के रूप में जानी जाती है, लावण्य रेखा के रूप में, रेखा, लावण्य रेखा होती है, सुंदरता होती है, सुंदरता होती है। यह जो है लावण्य, एकदम बिल्कुल सहयोग की भावना होती है। ये जो है प्रवाही रेखाएं होती हैं, इनमें गति होती तो होती है, लेकिन यह खासकर जो है यह
माधुर्य और लावण्य के लिए जानी जाती हैं। सबसे ज़्यादा इनका जो है वह लावण्य के रूप में यह जानी जाती हैं। लावण्य या माधुर्य कह सकते हैं, माधुर्य रेखा के रूप में कहते हैं, सुंदर रेखा के रूप में कहते हैं। तो ये आपको प्रभाव के आधार पर रेखाओं के इतने भेद हैं। इसी तरह से जो है ये रेखा जो प्रभाव के रूप में आप देख सकते हैं इन रूपों में। रेखाओं के अंकन के आधार पर भी और भी रेखाएं हैं, जैसे कि खासकर अंकन की दृष्टि पर अंकन यानी कि रेखांकन अंकन की दृष्टि से रेखा, अंकन की दृष्टि से रेखा के भी प्रकार हैं, जैसे जो है फास्ट स्केच यानी कि शीघ्रगामी रेखाएं, गामी रेखा या त्वरित इसे कहते हैं, या त्वरित रेखा, त्वरित रेखांकन। अब त्वरित रेखांकन में क्या है, इसी को फास्ट स्केच कहते हैं। फास्ट स्केच कहते हैं, फास्ट स्केच मतलब कि रैपिड स्केच, फास्ट स्केच भी कह सकते हैं। इसी का दूसरा नाम एक जो है रैपिड स्केच है, रैपिड स्केच है, रैपिड स्केच है, रैपिड स्केच है, इसे रैपिड स्केच कहते हैं। फास्ट रेखा यानी शीघ्र रेखांकन कहा जाता है जो है। और खासकर जो है अल्प रेखांकन एक होती है, शीघ्र रेखांकन, इसे एक अल्प रेखांकन है, अल्प रेखांकन जिसे सिर्फ स्केच कहते हैं, स्केच कहते हैं। स्केच मतलब यह होता है कि पेंसिल से सिर्फ रेखांकन किया जाता है और उसी रूप में दिखाते हैं। तीसरी जो है सीमांकन होती है, सीमांकन रेखा, और चौथी एक और होती है जिसमें पूर्ण रेखांकन कहते हैं, पूर्ण रेखांकन कहते हैं, सीमांकन कहते हैं, पूर्ण रेखांकन कहते हैं, और छाया प्रकाश का भी कहते हैं। पांचवी जो प्रकार है वह है छाया प्रकाश का प्रयोग किए करते हैं। और छठी जो है उसमें छाया प्रकाश हो गया, और उसमें तुलिका रेखांकन कहते हैं, तुलिका रेखांकन कहते हैं। और सातवीं के रूप में, जैसे तुलिका रेखांकन के रूप में कहते हैं, तुलिका रेखांकन कहते हैं। अब इन्हें एक बार समझ लेते हैं कि कैसे जो है तुलिका रेखांकन और मिश्रित रेखांकन एक बार इन्हें समझ लेते हैं कि सीमांकन क्या होता है। जब आप फास्ट रेखांकन करते हैं तो त्वरित रेखांकन होता है। सीमांकन क्या होता है, जब किसी चित्र को बनाते हैं उसकी सीमा रेखा को बड़े अक्षरों में करते हैं तब उसे सीमांकन कहते हैं। जब उसके जैसे कोई चित्र मान लीजिए आपने बना लिया, तो इस चित्र का सीमांकन आपको जब करना होता है तो इसकी जो है सीमा रेखा को आप मोटे तौर से करते हैं, तब उसे सीमांकन रूप में कहते हैं। पूर्ण रेखांकन कहते हैं जब इसमें छाया प्रकाश यानी हैचिंग का भी प्रयोग कर देते हैं, तब उसके बाद आपको, या हैचिंग क्या है जब मैं आपको बताऊंगा, तब जब आपको मैं वहाँ पर जो है माध्यम और प्रविधियाँ बताऊंगा तब आपको हैचिंग क्या चीज़ होती है उसे बताऊंगा। सीधा समझ लीजिए, जब कई रेखाओं को, एक बारीक महीन रेखाओं को सीधे से जोड़ा जाता है तब उसे रेखांकन को हैचिंग कहते हैं। यह छाया प्रकाश का बिंदु है जो छाया प्रकाश के माध्यम से दिखाया जाता है। उसी तरह से छाया प्रकाश को चेहरा सिकोरा कहते हैं। जब किसी चित्र को जो है पूर्ण रूप से जो उसके छाया यानी परछाई को, वर्तना को दिखाते हैं, तब उसे छाया प्रकाश का प्रयोग करते हैं। और उसी छाया प्रकाश में हैचिंग का भी प्रयोग किया जाता है। तुलिका रेखांकन, जब हम ब्रशों के माध्यम से ही तुलिका रेखांकन कर लेते हैं, रेखा नहीं बनाते बल्कि ब्रशों से ही रेखांकन कर लेते हैं, तब उसे तुलिका रेखांकन कहते हैं। मिश्रित रेखांकन के रूप में है जब हम इंक, स्याही और तुलिका दोनों का प्रयोग कर लेते हैं, तब उसे मिश्रित रेखांकन के रूप में जाना जाता है। रेखाओं के अन्य प्रकारों में जो है
जिसमें खासकर कोमल रेखाएं, रेखा, कठोर रेखा, सरल रेखा, कटी फटी रेखा, कोमल किनारों वाली रेखा, मृदुल रेखा, ये सभी रेखा के प्रकार हैं। जब रेखांकन करते हैं तो इन रेखाओं के माध्यम से हम अपने चित्रों में आकार प्रदान करते हैं। वही जो है मृदुल रेखा या इन्हीं रेखाओं के माध्यम से करते हैं। इन रेखाओं के भ्रम भी होते हैं, रेखाओं के भ्रम होते हैं। कैसे जो है भ्रम क्या चीज होता है, भ्रम, रेखा का भ्रम क्या होता है, जब किसी रूप में एक तो प्रमाण का भ्रम यानी कि माप का भ्रम, और दूसरा जो उनका भ्रम होता है वह उनके आकार पर होता है। जैसे प्रमाण का भ्रम क्या होता है, दो रेखाएं जैसे ये है तो इस रेखा को हम जो है मान सकते हैं कि ये रेखा इस रेखा से बड़ी होती है, ये प्रमाण का भ्रम होता है। यही भ्रम जो है हम दिखाते हैं। लेकिन जब हमें भ्रम के रूप में दिखाया जाता है तो ये रेखाएं क्या है, एक दूसरे से भ्रम पैदा करते हैं। इसका मतलब होता है कि हम ये समझ नहीं पाते कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, और यही जो है भ्रम पैदा करता है। ये जो आंखों को चकाचौंध कर देती, इसी तरह से यह भ्रम पैदा होता है। तो ये जो है दोस्तों, आज हम लोगों ने अपनी क्लास में रेखा को देखा है। यह तत्वों का पार्ट 1 है। इसी तरह से अब हम लोग कल जो है रंग को देखेंगे। रेखा के तत्व का दूसरा यानी कि कला के तत्वों का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग कलर या रंग को देखेंगे। हम लोग 6 तत्व देखेंगे। 6 तत्वों में एक जो आज हम लोगों ने रेखा देखा है, कल हम लोग रंग देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।